रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में आया। ये क्या था? रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। रॉलेट जो है एक टाइटल है एक बंदे का जिसका नाम है सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट इन्होंने एक कमीशन को हेड किया। इस वजह से उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट बना रॉलेट एक्ट, इसीलिए इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुई और क्या था इस कानून में, क्यों अंग्रेजों को रॉलेट एक्ट अलग से लाना पड़ा जबकि भारत के रक्षा अधिनियम और भारत शासन अधिनियम पहले से थे। तो वर्ष 1919 का जो वर्ष है भारत के लिए अत्यंत सोच और असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन जो है पुनः से अपना शक्ति स्थापित करना चाहता था और उसे पुनः शक्ति की आवश्यकता थी क्योंकि उसके पास जो भारत के रक्षा अधिनियम की जो शक्ति थी वो समाप्त प्राय थी। अभी तक जो भी कानून थे भारत शासन अधिनियम या फिर भारत रक्षा अधिनियम, उसमें किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि को कुचलने के लिए सख्त कानून नहीं थे। तो ब्रिटेन की सरकार ने सर सिडनी एक शहर भी है ऑस्ट्रेलिया में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन की गठन की और इन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं और उससे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। तो सर सिडनी रॉलेट ने क्या इन्हें क्या काम मिला, कहाँ कहाँ जो है क्रांतिकारी लोग फैले हुए हैं और उन क्रांतिकारी लोगों को दबाने के लिए या उनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए किस तरह के कानून की आवश्यकता है। तब सिडनी रॉलेट ने जो सिफारिश की उसी एक्ट को कहा जाता है रॉलेट एक्ट 1999 या रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें जो थे हाई कोर्ट के 3 वकील को नियुक्त किया गया। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे, यानी कानून में जिनको विटनेस नहीं माना जाता था, आई विटनेस, उनको भी आई विटनेस मान लिया रॉलेट एक्ट। और इसके विरुद्ध और ये जो निर्णय था, जो भी रॉलेट एक्ट के तहत जो हाई कोर्ट, एक विशेष हाई कोर्ट जो बनाया गया, विशेष अदालत जो बनाई गई जिसमें हाई कोर्ट नहीं था, अदालत थी इस केवल, उस अदालत में हाई कोर्ट के 3 वकील थे और उस विशेष न्यायालय में, उस स्पेशल कोर्ट में जो भी निर्णय आता उसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं हो सकती थी, हाई कोर्ट में भी नहीं। तो एक तरह का रॉलेट एक्ट के तहत जो कोर्ट बना वो एक तरह का अपने आप में सुप्रीम कोर्ट था, क्योंकि उसके विरुद्ध आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, यानी आपको देशद्रोही घोषित कर दिया गया है तो आप अपील नहीं कर सकते, आपको जो सजा हुई है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार जो प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। यानी किसी की भी तलाशी बिना किसी वारंट के हो सकती है। अभी कोई भी कानून तलाशी के लिए वारंट जारी करता है, गिरफ्तारी के लिए वारंट होता है, मगर रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए भी वारंट नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले भी आपको पुलिस बताएगी कि आप वारंट जारी करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीधा सीधा जो भी प्रांतीय सरकार है वो पुलिस को ऑर्डर देगी और आप डायरेक्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा था रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट के तहत बनाया गया जो विशेष न्यायालय था, जो उन्होंने निर्णय दिया कि बनाया जाना चाहिए, जिसमें 3 वकील नियुक्त हुए, उनके निर्णय ही संपूर्ण निर्णय थे।
और युद्ध काल में तो ये विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में ये पूर्णतः अनुचित था। यहाँ कोई युद्ध तो चल नहीं रही थी कि युद्ध का समय है, यहाँ तो सिर्फ लोग अपनी बात रख रहे थे। तो युद्ध काल का तो समय नहीं था, ये शांति काल था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अच्छा, ये जो वर्ष है, वर्ष 1919, ये एक ऐसा वर्ष है जब प्रथम विश्व युद्ध जस्ट खत्म हुआ था। भारत भी पार्टिसिपेट किया था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से। तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और रॉलेट एक्ट उस जस्ट विश्व युद्ध खत्म हुआ और ला दिया गया। तो ये युद्ध का समय भी नहीं था जिसकी वजह से ये लाया गया, ये शांति का समय है। इस समय भारत की जनता एक संवैधानिक सुधार का इंतजार कर रही थी, मगर ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। इसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा और अपने पूर्ववर्ती अभियानों के अदम्य व साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई तथा होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। तो भारतीय लोगों ने रॉलेट एक्ट को अपना अपमान समझा और गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, परंतु संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, जब गांधी जी संवैधानिक रूप से प्रतिरोध आंदोलन कर रहे थे, यानी संवैधानिक रूप से प्रतिरोध कर रहे थे, कोई कुछ खास विरोध नहीं था, ये बस सांकेतिक विरोध था, तब गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया और एक सत्याग्रह सभा भी गठित की गई तथा होम रूल लीग के जो युवा सदस्यों से संपर्क किया गया और कहा गया कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय करें। प्रचार कार्य भी प्रारंभ हो गया और राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया, जिसके साथ साथ कानूनों की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे जो निम्नानुसार हैं। पहला, जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ जब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही पर कर सकते थे। दूसरा, इसके कारण किसान, शिल्पकार, शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया, उसकी यह सक्रियता आगे के आंदोलन में भी बनी रही। तीसरा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जन सामान्य से समृद्ध हो गया और गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रतिक्रिया में सहभागी बने। तो सत्याग्रह जो गांधी जी शुरू करने वाले थे वो सत्याग्रह 6 अप्रैल वर्ष 1919 को प्रारंभ किया गया, किंतु तारीख थी उसकी कुछ गलतफहमी हो गई, जिसके कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन जो है हिंसक रूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद कई स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था, सरकार दमन बलपूर्वक नियुक्ति की थी, कई कारणों से जनता त्रस्त थी। पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिए गए और परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें बम्बई जेल भेज दिया गया। तत्पश्चात 13 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार का यह बर्बर और घिनौना रूप सामने आया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास
में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दरअसल जो सत्याग्रह गांधी जी के जो द्वारा छेड़ा गया था, अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हो गया था, अमृतसर शहर। और शुरू में प्रदर्शनकारी ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो नाराजगी थी वो प्रदर्शित की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एंड सैजुद्दीन किचलू को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष हो गया और वे 10 अप्रैल 1999 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। चूंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफ़ी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्शल शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, को पीटा गया। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि इंडियन महिला को मार देते थे, कोई बात नहीं, मगर ब्रिटेन की कोई महिला मारी जाती थी तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मार्शेला शेरवुड नाम था, जो साइकिल से जा रही थी, उनके साथ मारपीट की गई। एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी उसे पीटा गया। ये अंग्रेजी थी और क्रिश्चियन धर्म के लिए काम करती थी। तो उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू कर दिया, मार्शल लॉ इन्फोर्स किया गया और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को दी गई। ये तस्वीर है रेजिनाल्ड डायर की। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर के, यानी जिसके पास बना होगा सिर्फ वही शहर से बाहर जा सकता है, इसके अलावे और कोई भी नहीं। और एक समूह में 3 से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभा में नहीं जा सकते। अब पंजाबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाखी, और बैसाखी पड़ा वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को। जस्ट ये सब घटना चल रही थी तो 13 अप्रैल को आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। ये जो जलियांवाला बाग था बनाया गया था जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उनके कोटियर थे एक पंडित जल्ला बनाए थे। और यहाँ पर ही इसलिए ये बाग जो है जलियांवाला बाग कहलाया। और ये जल्ला जो थे ये कोटियर थे, यानी महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में रहते थे। मगर सभी लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, तब जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे इस बारे में। जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे, मतलब इन्हें नहीं पता था कि 3 लोग से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते, पास के बिना बाहर नहीं जा सकते। स्थानीय लोगों ने इसी स्थान पर विरोध सभा का आयोजन किया और त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव, रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित की गई। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और जनरल डायर ने सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई जब तक सैनिकों की
गोलियां समाप्त नहीं हो गई। सभा स्थल से सभी निकास मार्गों के सैनिक जो थे वो सभी सैनिकों द्वारा घेरे हुए थे, इस कारण कोई भाग नहीं सका। और इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भत्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और शंकरराम नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दिया, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह में कहा था कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावे APJ टेलर इतिहासकार के अनुसार जलियांवाला बाग नरसंहार जो था, जनसंहार, एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। वर्ष 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस नरसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा। और एक नाम उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में वर्ष 1919 के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया, की हत्या कर दी, जिसके लिए वर्ष 1940 में उन्हें फांसी की सजा दी गई और वर्ष 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। So Jallianwala Bagh was developed as garden by the Maharaja Ranjit Singh, courtier Pandit Jalla. After the Hartal on 6th of April 1919, Punjab faced a turbulent situation. Therefore, the civil government handed over administration to the military authority under the General Dyer. And Dyer banned all the public meetings and detained all the important political leaders, including the two Congress leaders named Dr. Satyapal and Sajjuddin Kichlu, who were associated with the reception committee for annual session of the Indian National Congress to be held in December 1919. On 13th of April 1999, General Dyer ordered his group to fire on peaceful, unarmed crowd without warning assembled at Jallianwala Bagh to protest against the arrest of Satyapal, Dr. Satyapal and Mr. Kichlu. The occasion was Baisakhi celebration. According to official figure, 379 persons were killed and 1200 injured, but the unofficial account gave much higher figure. The martial law was immediately enforced in Punjab in protest of Jallianwala Bagh tragedy. Rabindranath Tagore surrendered knighthood and Sir Sankaran Nair resigned from the Viceroy Executive Council, who was a former president of Indian National Congress.